ला 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 ला। हेलो 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 बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम और सबको मेरा सलाम। तो कैसे है मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे रसगुल्ले रसगुल्ले, माय क्यूटीज एंड ब्यूटीज। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? खुश है भाई, राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो आज तो टाइम पे आ गई ना मैं। किसी को कोई शिकायत शिकवा नहीं, किसी से गिला नहीं, है ना। तो फटाफट आ जाइए भाई। हाँ जी, हेलो 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 हेलो। चले तो भाई आज हम लोग गद्य का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया ये चैप्टर। ये बड़ा ही प्यारा निबंध है जिसको आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट बताइए किस किस बच्चे ने इसको पढ़ लिया है, किस किस बच्चे ने इसे पढ़ लिया है भाई। किसी बच्चे ने पढ़ा इसको कि नहीं? जल्दी बताइए किस किस बच्चे ने पढ़ लिया है, किस किस बच्चे ने पढ़ लिया है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी मैम, 6 बजे पढ़ाया करो प्लीज। 6 बजे बेटा दूसरी क्लास रहती है ना। किसी ने नहीं पढ़ा? चलो हम शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। रॉबर्ट नर्सिंग होम एक जगह का नाम है जिसके बारे में हमारे लेखक ने चर्चा की है। वहां पर कह सकते हो जो हमारी वो कह सकते हो मदर टेरेसा रही हैं, ठीक है। तो हमारी जो देश की एक बड़ी महान महान महिलाएं रही, जो दूसरे देश से आके हमारे देश में सेवा समर्पित कर रही थी, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। टेलीग्राम नेम भाई पूजा भाई, हिंदी भाई पूजा मैम डालोगे आ जाएगा, ठीक है। हिंदी भाई पूजा मैम डालोगे आ जाएगा। सबसे पहले हम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के बारे में जानेंगे। इनका जो जन्म हुआ था बेटा 29 मई 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 29 मई 1906 ईस्वी में। जन्म स्थान देवबंद सहारनपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? देवबंद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र है। संपादन इन्होंने ज्ञानोदय, नया जीवन और विकास, इन 3 चीजों का इन्होंने संपादन किया है। लेखन विधा की बात करते हैं तो गद्य साहित्य इनकी लेखन विधा है, मतलब इन्होंने अधिकतर गद्य साहित्य ही लिखे हैं। इन्होंने पद्य साहित्य में नहीं लिखा है, गद्य साहित्य ही ज्यादातर इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं भाषा की, तो तत्सम प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली इन्होंने करी है। अगर आप लोग जब इनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो साहित्यिक परिचय में क्या करना है बेटा? साहित्यिक नहीं बेटा, योगेश सर की शादी में मैं नहीं गई क्योंकि सर की शादी बहुत दूर हो रही थी और मैं यहाँ पर थी, और यहाँ उसी दिन रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट के 2-3 दिन बाद ही तो शादी थी, ठीक है। तो भाई इनकी जो भाषा है वो बड़ी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली रही है, ठीक है। अगर 1907 जन्म दिया हुआ है कोई इशू नहीं, आप 1960 डाल लेना। जन्म का जो तिथि रहती है वो 1-2 साल आगे पीछे चलती है, ठीक है। चलो शैली की अगर बात करते हैं तो भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली और नाटकीय शैली, ये 3 शैलियों में इनकी रचनाएं रहा करती थी। मतलब ये भावात्मक रूप से लिखा करते थे, वर्णनात्मक रूप से लिखते थे, और बेटा जी इनकी जो शैली थी वो नाटकीय मतलब नाटक के रूप में ये चीजों को प्रस्तुत करते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर प्रमुख रचनाएं की बात करते हैं तो आकाश के तारे, धरती के फूल, माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्कुराई, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आपको ऐसे चुटकियों में याद करना होगा। कैसे याद करना होगा? ठीक है, चुटकियों में याद करना होगा। मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु सन 1995 ईस्वी में हो गई थी, जो कि हमारी ये मिश्रा जी दिख रहे हैं ना, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी के हेल्प से आपको बेटा जी क्या करना है? इनका साहित्यिक परिचय लिखना है। बात करते हैं हम अपने पाठ की, तो पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ठीक है। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम चैप्टर में क्या है, क्या चीजें हम पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुत लेख रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेखक ने इंदौर के, कहां की बेटा जी? इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की एक साधारण घटना को इस प्रकार मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है कि वह हमें सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा और समता का पाठ पढ़ाने वाली बन गई है। मतलब उन्होंने रॉबर्ट नर्सिंग होम के बारे में
ऐसी ऐसी बातें बताई जो हमारे मन में एक अलग प्रकार की भावनाएं उत्पन्न करी। ठीक है, बाल खोल ही देती हूँ, अजीब लग रहे हैं पता नहीं क्यों बांधे से। ठीक है, जो हमारे मन में क्या कर रही है बेटा, जो हमारे मन में एक अलग प्रकार की मानव सेवा और समानता का पाठ पढ़ाने वाली भावनाएं उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है, क्या कर रही हैं, समानता का भाव उत्पन्न कर रही हैं। आज मेरे बाल बड़े अजीब सो रहे हैं, चिपकू चिपकू टाइप के। दीदी ग्रामर कब पढ़ाएंगी, जल्दी ही ग्रामर पे भी जंप करेंगे, परेशान मत हो बच्चे, सब चीजें पढ़ाएंगे, उसके लिए परेशान मत हो आप लोग। ठीक है मैम, इसमें वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, डोंट वरी व्हेन आई एम हियर, तो काहे का फियर जी, है ना। चलो हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, परेशान मत हो। अगर नहीं जा रहे हैं तो मैं आज बोलती हूँ ऊपर कि हैंड रिटन नोट्स क्यों नहीं जा रहे भाई। ठीक है चलो भाई आगे चलें। हाँ जी मंजूलिका, अच्छा वहां इन्होंने 3 सेवारत ईसाई महिलाएं जो ऑलरेडी सेवा में लगी हुई हैं, उन तीनों ईसाई महिलाओं को देखा, मदर मार्गरेट, मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड। ये 3 स्त्रियां होती हैं, 3 महिलाएं होती हैं, ठीक है, जो लोगों की सेवा में लगी हुई है, और उन्हीं के बारे में इन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। ठीक है, उन्हीं के बारे में इन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। चलो अब बात करते हैं चैप्टर की। मदर मार्गरेट अत्यंत बूढ़ी थी, हमारी जो मदर मार्गरेट थी वो बहुत ही बूढ़ी महिला थी। मदर टेरेसा अधेड़ आयु की, और मतलब अधेड़ आयु इन द सेंस कि जो कि 40 to 50 के करीब पे रही होंगी। ठीक है, अधेड़ इन द सेंस 40 to 50 की उम्र में जो स्त्री थी उनको अधेड़ उम्र कहते हैं। ठीक है, और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड जो थी वो पूर्ण युवती थी, इनकी जो उम्र रही होगी 20 से 30 वर्ष के बीच में रही होगी, जो पूर्ण रूप से एक जवान स्त्री के रूप में। ठीक है, ठीक। मदर टेरेसा फ्रांस की थी, सिस्टर क्रिस्टल जर्मनी की। दोनों ही देश 2 विश्व युद्धों में विरोधी देश रहे। जो हमारी मदर टेरेसा थी वो फ्रांस की रहने वाली थी, और जो सिस्टर क्रिस्टल थी वो जर्मनी की रहने वाली थी। उसी समय क्या चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था। उसी समय हिटलर का अलग ही भाई चेहरा देखने को मिल रहा था। ठीक है, हिटलर जो थे वो अलग ही अपने रूप में प्रस्तुत हो रहे थे। तो दोनों ही देशों में एकदम भयंकर वाला विश्व युद्ध चल रहा था, और विरोधी देश थे ये। ठीक है, पर मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्टल इस संकीर्ण राष्ट्रीयता से मुक्त थी। लेकिन जो हमारी मदर टेरेसा थी और जो हमारी क्रिस्टल थी वो दोनों ही युद्ध वगैरह से अलग, एकदम दूसरी दुनिया में जो छोटी सोच के लोग थे उनसे एकदम अलग थी। उन्होंने एक ही ईसाई धर्म से उदार मानवता और निस्वार्थ मानव सेवा का पाठ प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने धर्म को माना कि हम ईसाई हैं, हमारा देश नहीं बटा, हम ईसाई धर्म के हैं और हमें लोगों की मदद करनी, हमें लोगों की सेवा करनी है। ठीक है, इस प्रकार नोट्स नहीं बनाने, नोट्स आपको नॉर्मली पॉइंटर्स लिखने हैं इसमें के बस। ठीक है, इस प्रकार लेखक ने अपने उदार मानवीय दृष्टिकोण को भी इस लेख में प्रकट किया है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग अपने चैप्टर की। यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है कैसे कि कल तक जिनका अतिथि था, मतलब कल तक मैं जिनके यहाँ मेहमान था आज उनका परिचारक हो गया हूं। परिचारक इन द सेंस मैं उनका परिचय वाला बन चुका हूं, मैं उनका सबसे खास आदमी बन चुका हूं। ठीक है, क्योंकि मेरी अतिथया अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। कल मैं जिनके यहाँ अतिथि बन के गया था, अचानक क्या होता है कि जिनके यहाँ मैं अतिथि बन के गया था वो बीमार पड़ जाती हैं, वो किसी रोग की लपेट में आ जाती हैं और उनको रॉबर्ट नर्सिंग होम के लाना पड़ा। रॉबर्ट नर्सिंग होम में उनको एडमिट करवाना पड़ा। ठीक है, यह है सितंबर 1951 की बात चल रही है। क्या बताते हैं कि रोग का आघात पूरे वेग में, आघात मतलब रोग का जो आक्रमण था, जैसे हमारा कोविड आया था ना 2019 टू 2023 तक, हमारा जो ये 21, 22 एक तरीके से 23 तक ही पूरा चला था। ठीक है बेटा, इस ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं होता है, समझिएगा ध्यान से। तो क्या बताते हैं कि उस समय भी एक बीमारी फैली थी जिसका आक्रमण पूरे तेजी से था। वेग मतलब काफी तेजी से वो रोग फैल रहा था। परिणाम
कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घिरा कि हम सब सुस्त। परिणाम कैसा था, वो रोग कैसा था कि सबका शरीर कांप रहा था, ठीक है, सब लोग चिंता में घिरे हुए थे और सबका शरीर एकदम सुस्त पड़ चुका था, ठीक है। मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल में, तभी वो कहते हैं कि मैंने चौंक कर क्या देखा कि अपने विशिष्ट, विशिष्ट मतलब विशेष, धवल, धवल मतलब होता है सफेद, ठीक है, सफेद वेश मतलब वेश कह सकते हो उनका जो रूप है, तो सफेद वेश में आच्छादित, आच्छादित मतलब ढका हुआ, ठीक है, ढका हुआ, आच्छादित मतलब ढका हुआ, सफेद वेश में ढके हुए एक नारी कमरे में आ गई। तभी वो अचानक चौंक कर क्या देखते हैं कि एक नारी आ रही है जिसने पूरे शरीर को सफेद रंग के वस्त्र से अपने आप को ढक रखा है, ठीक है। उसके बाद देह उनकी कोई 45 वसंत देखी होगी। अब यहां इस लाइन का मतलब समझिएगा, जैसे मेरी उम्र है भाई 27 साल, तो मुझे इस पृथ्वी पर आए कितने वर्ष हो गए, 27 वर्ष हो गए, तो मैंने कितने वसंत देखे होंगे, अर्थात मैंने कितने वसंत के मौसम देखे होंगे, मैंने 27 वसंत के मौसम देखे होंगे। अगर मैं 18 साल की होती तो मैंने 18 वसंत के मौसम देखे होते, मैंने 18 गर्मियां देखी हैं, 18 साल की गर्मियां। तो वैसे ही बताते हैं, क्या बताते हैं कि उनका जो शरीर था, देह का मतलब होता है शरीर, उनका जो शरीर था वो करीब 45 वर्ष का रहा होगा, मतलब उन्होंने 45 वसंत देखे हैं, मतलब उन्होंने 45 साल की उम्र में 45 वसंत के मौसम देखे हैं। क्लियर हुई ये लाइन बेटा, क्लियर हुई लाइन। देखो जिन बच्चों को पढ़ना है वो अपना कंटिन्यूसली पढ़ते रहो, ठीक है, अपना ध्यान से पढ़ो, जिनको बातें करनी उनको करने दो बेटा। मैं इनको चिल्लाऊंगी, डांटूंगी, मेरा भी मूड खराब होगा, इनका भी मूड खराब होगा, फिर ये लोग मेरे को गंदी रेटिंग देंगे, मेरी बैच की रेटिंग खराब हो जाएंगी, है ना। मैं जितना भी अच्छा करने की कोशिश करूंगी मुझे बुरा दिखा दिया जाएगा। इससे अच्छा है आप लोग जिसको जो करना है करो, अदरवाइज मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। कल को एग्जाम में जब नंबर कम आएंगे तब मत बोलिएगा कि मैम नंबर कम आ रहे। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, मैं गुस्सा नहीं करूंगी इस बार, तो मैंने सोच रखा है इस बैच में मेरे को गुस्सा नहीं करना, मैं सिंपल सा पढ़ाऊंगी, जिनको समझना है वो खुद समझेंगे, ठीक है। चलो, तो क्या बताते हैं कि वो अचानक देखते हैं कि उनके कमरे में एक नारी अर्थात एक स्त्री एंटर करती है, अंदर आती है, जिसने अपने पूरे शरीर को सफेद रंग के कपड़े से ढक रखा है। उसका जो शरीर है करीब 45 वर्ष का दिखाई दे रहा था। अधेड़ का मतलब क्या होता है, मैंने बोला ना 40 से 50 वर्ष की उम्र में, तो 45 वर्ष का रहा होगा। उनका जो वर्ण है, वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग, ठीक है, वर्ण का मतलब आप कपड़े भी कह सकते हो, एकदम सफेद थे। हिम श्वेत मतलब हिम का मतलब होता है बर्फ, श्वेत मतलब सफेद, बर्फ के जैसे सफेद, और अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित। अरुणोदय मतलब उनके शरीर, उनके माथे पर, उनके गालों पर लाल लाल रेखाएं थी, मतलब हल्का हल्का सा ना वो झुर्रियां टाइप की लाल लाल आ गई थी, उससे भरी हुई थी। कद बड़ा लंबा था, सुता सा था, एकदम सिंपल सादा लंबा शरीर था। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, वो क्या बोलती हैं कि लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। और आते ही उन्होंने कहा, आते ही उन्होंने क्या कहा कि लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, किसी बीमार व्यक्ति के पास लंबा मुंह लेकर नहीं बैठना चाहिए। लंबा मुंह का मतलब होता है उदास चेहरा, मतलब वो लोग क्या थे वहां पर सब सुस्त बैठे हुए थे, उदास से बैठे हुए थे। तो जैसे ही वो अंदर आती है, सबका चेहरा जब उतरा हुआ देखती हैं तो कहती हैं कि ऐसे चेहरा उतार के मत बैठो, ऐसे दुखी होकर मत बैठो, बीमार के पास इस तरीके से दुखी होकर नहीं बैठा जाता, ठीक है। हाँ जी, चलो फिर आगे क्या कहती है, उनकी जो भाषा थी बहुत ही सुधरी हुई थी, मतलब लग ही नहीं रहता कि ये दूसरे देश की हैं, बड़े ही सुधरी हुई भाषा, एकदम सिंपल, ठीक है, स्ट्रेट। उच्चारण मतलब उनका जो बोलने का उच्चारण था एकदम साफ था। स्वर आदेश का, ऐसा लग रहा था जैसे वो आदेश दे रही हो, वो हमको आदेश दे रही हो, पर उनका जो आदेश था वो किसी अधिनायक का नहीं लग रहा था कि कोई हमसे ऊंचे पद पर हो और हमको आके आदेश दे कि नहीं तुमको ऐसा नहीं करना है, तुमको ये करना है। वो आदेश बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा था। वो जो आदेश था ना अधिकारी का लग रहा था, वो आदेश कैसा लग रहा था, पूर्णतः माँ का, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को आदेश देती है कि बेटा तुमको ये नहीं करना, वैसा लग रहा था, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत होता है गोद में। जैसे माँ का आदेश नहीं होता कि आओ आओ तुमसे मैं बात करेंगे, तुमको नहीं मारेंगे, एक आदेश देते हैं, तो बड़ी तेज तरार तरीके से
आदेश देते हैं, लेकिन जब अंत होता है वो अपने गोद में लेकर बच्चे को सहलाती रहती है, खिलाती रहती है। तो वैसा आदेश था कुछ उनका, मतलब एक माँ की तरह। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, हाँ वह माँ ही थी। अंत में क्या पता चलता, वो माँ ही थी। होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा, वो कौन थी, इस नर्सिंग होम की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, मदर टेरेसा। मातृभूमि जिसकी फ्रांस और कर्म भूमि जिसकी भारत थी, मतलब उनका जन्म जो हुआ था वो रहने वाली फ्रांस की थी, पर उनकी जो कर्म भूमि थी वो भारत था। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लवलीन, यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव, और बस यही। मतलब जब वो जवान थी, मदर टेरेसा जब अपनी जवानी के चरम पर थी, तब से उन्होंने भारत में आकर लोगों की सेवा करना शुरू किया, और तब से लेकर आज तक ये रोगियों की सेवा में ही लगी हुई है। अपने उम्र के जो ढलाव का पड़ाव है, ठीक है, जो उम्र में ढलाव का पड़ाव है वो उसी में लवलीन है। लवलीन का मतलब उसी में अनुरक्त है, उसी में बिजी है, उनको और दुनिया देश से मतलब ही नहीं है। उनका बस यही काम हो गया, यही उनका धाम हो गया, रहने का स्थान, यही उनका राग बस चुका, यही उनको चाव है, और बस उनके जीवन में यही और यही बचा हुआ है। ठीक है, चलो। उन्होंने रोगी के दोनों म्लान कपोलों अपने चांदी चर्चित हाथों से थपथपाए। उनके जो रोगी के म्लान, म्लान मतलब काले काले जो गाल थे, म्लान इधर, म्लान तो वैसे हम लोग मैले चीज को बोलते हैं, तो रोगी के जो गाल थे गंदे गंदे से, उन्होंने उस गालों पर अपने चांदी जैसे चमकते हुए, चांदनी जैसे चर्चित हाथों से थपथपाया। ऐसे गई, ऐसे ऐसे थपथपाने लगी प्यार से, और सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंचाई। और जैसे ही उन्होंने रोगी के हाथ पर ऐसे थपथपाया और उनके सूखे ओठों पर, अधर मतलब होता है ओठों पर, क्या हो गया, एक चांदी की रेखा खिंचाई, और मुझे लगा कि वातावरण का तनाव कुछ कम हो गया। और जैसे ही वो आई तो जो तनाव दिख रहा था वातावरण में, ऐसा प्रतीत होने लगा कि वो तनाव कुछ कम हो गया है। कुमकुम कहां समझ में है, तरुणाई का मतलब होता है जवानी। ठीक है, तरुणाई का मतलब क्या होता है, जवानी। कपोल मतलब होते हैं गाल। ठीक है, और क्या है भाई, मैम जी 1 वीक हॉलीडे होगी, समर वेकेशन, हाँ जी होती है। अनुरंजित मतलब सुंदरता कह सकते हो। ठीक है, क्या मैम हम पेपर में ऐसे ही बस थोड़ी थोड़ी बात बदल कर लिख देंगे, बिल्कुल। गद्य की व्याख्या में कुछ नहीं करना होता। गद्य की व्याख्या में सिंपली आप लोगों को थोड़ा सा बस अपनी भाषा को आसान भाषा में या थोड़ा सा घुमा के लिखना होता है बेटा, ऐप पर स्क्रीनशॉट नहीं होता है। ठीक है, जीवन परिचय आता है ना मैम, जीवन परिचय नहीं आता बेटा, साहित्यिक परिचय आता है। शिकंजा मतलब किसी को पकड़ना, जैसे मैंने अपने इस स्क्रंची को अपने शिकंजे में ले लिया, पकड़ लिया। आज 12/2 है मैम। मदर मार्गरेट कौन है, अभी बताएंगे। मदर मार्गरेट के बारे में बताएं। अरुणोदय मतलब, अरुण का मतलब लाल होता है, उदय का मतलब उगना। ठीक है, परिचारक मतलब पहचान वाला। अच्छा, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, कहते हैं आपका यहाँ कौन से रिश्तेदार है, कोई पहचान का है, उसको कहेंगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। मैम बहुत टेंशन है कि सब अच्छा होगा भाई। वसंत भाई, मौसम का नाम है वसंत। काहे परेशान होते हो भाई, तुम मेरे रसगुल्लो हो, वैसे ही तुम इतने प्यारे प्यारे मीठे मीठे से, उसमें तुम लोग परेशान हो रहे हो, हैं? सीरा सूख जाएगा तुम लोगों का। बेटा तुम सब कर सकते हो, तुमको सब आता है, बस थोड़ी टेंशन लो। मैंने शुरुआत से कहा टेंशन मत लेना। अभी हम इतनी बार पढ़ेंगे कि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। यही चैप्टर हम लोग अभी 2 से 3 बार पढ़ेंगे, देखना। ये चैप्टर ही है बेटा, किताब खोलोगे ना, आपकी किताब में ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अभी हम मदर मार्गरेट के बारे में पढ़ेंगे, कौन है, कहाँ की है, कैसी है। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर, तभी दरवाजे में खटखट की आवाज आती है और जो डॉक्टर होते हैं कमरे के अंदर आ जाते हैं। मदर ने उसे देखते ही कहा, मदर जो होती है देखते कहती है, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो ये मरीज है वो हंस रहा है। हाँ मदर, डॉक्टर क्या कहता है, हाँ मदर तुम हंसी बिखेरती जो हो। क्या कहते हैं कि हाँ मदर तुम तो जहां जाती हो वहां खुशियां ही बिखेर देती हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव या यूं ही एक वाक्य में गुद दिए, और डॉक्टर ने ना जाने कितने अनुभव किए होंगे मदर टेरेसा के साथ, है ना। मदर टेरेसा के साथ ना जाने कितने अनुभव किए होंगे, उन्होंने एक ही वाक्य में उन सारी बातों को
बता दिया। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा भी, जो बिना प्रसव किए ही मां बन सकती है वही 30 रुपए मासिक के योगक्षेम पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती है, और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। लेखक कहते हैं कि मैंने अपनी भावनाओं से अभिभूत किया, मैंने बड़े मन के साथ सोचा। क्या सोचा? कि जो बिना प्रसव के, बिना प्रसव अर्थात प्रसव मतलब होता है बच्चे को गर्भ से जन्म देना, ठीक है, बच्चे को गर्भ से जन्म देना। तो यहां पर मदर टेरेसा जो थी वो बिना प्रसव के, बिना गर्भ से जन्म दिए वो मां बन सकती है। तरुणाई का मतलब बेटा होता है आपका जवानी। अभी आगे मिल जाएंगे शब्दार्थ, मिल जाएंगे, परेशान मत हो। जवानी, ठीक है। जो बिना प्रसव किए ही मां बन सकती है वही 30 रुपए मासिक योग के, वही स्त्री 30 रुपए सिर्फ महीने का लेती थी, योगक्षेम लेती थी। 20 वर्ष तक उसने दिन और रात सेवा में लगा दिए, और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में, वही इन पीड़ितों के तड़पते हुए जीवन में हंसी बिखेर सकती है, और कोई स्त्री ऐसे नहीं कर सकती है, ठीक है। तीसरे पहर का समय मतलब शाम का समय था, रात का समय था। थर्मामीटर हाथ में ली है, यह आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नव युवती, उसे विशिष्ट धवल वेश में, गौर और आकर्षक। तभी शाम को क्या होता है कि थर्मामीटर हाथ में लिए मदर टेरेसा उनके कमरे में आती है, और उन्हीं के साथ एक स्त्री और एंटर करती है, एक स्त्री और आती है अंदर, जो कि एकदम नव युवती है, ठीक है, वो एकदम नई युवती है, मतलब एक जवान स्त्री होती है। उसी प्रकार से उसने भी सफेद रंग का वस्त्र पहना हुआ था, ठीक है, उसी प्रकार से उसने सफेद रंग का वस्त्र पहना हुआ था, और बड़ी ही गौर, गौर मतलब काफी गोरी थी और आकर्षक थी, अर्थात बहुत ही सुंदर थी, ठीक है। हाँ, गौर और आकर्षक पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल है। वो गोरी थी और आकर्षक थी, लेकिन उसके सुंदर चेहरे के बारे में बताने में ये दोनों शब्द ही कम पड़ जाए। वो इतनी सुंदर थी, वो इतनी सुंदर थी, ठीक है। यो कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। अगर उसकी तारीफ किया जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने दूध में चांदनी घोल दी हो और तब उस स्त्री को बनाया हो। रूप और स्वरूप का एक दैवी सांचा सी, मतलब उसका चेहरा स्वरूप एक देवता, मतलब जैसे कोई देवी नहीं होती उस प्रकार की बनी हुई थी। नाम उसका क्रिस्टहेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी थी। उसका नाम क्या था? क्रिस्टहेल्ड था। और अगर जन्मभूमि की बात करते हैं तो वो जर्मनी की रहने वाली थी, ठीक है। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता, दुहिता का मतलब भी पुत्री होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। जर्मनी की पुत्री और फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा, जर्मनी की पुत्री क्रिस्टहेल्ड एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस, मतलब एक ही साथ, एक जैसी शक्ल, एक जैसा ध्येय। ध्येय का मतलब होता है आपका एम, ठीक है, आपका गोल क्या है, एम, और एक ही रस, दोनों एक ही रस की लोगों की सेवा करनी है। तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। वो कहने लगते हैं कि भाई तुम्हारा देश तो महान है कि तुम्हारे देश ने युद्ध के देवता हिटलर को जन्म दिया और तुम्हारी जैसी स्त्री को भी। मैंने उससे कहा तो दर्प से दीप्त हो वह स्टैचू हो गई। वो अचानक से, दर्प से दीप्त होना मतलब अचानक से चौंक गई, एकदम, मतलब होता नहीं इंसान सुन के चौंक जाता है। कहा वो मुस्कुरा रही थी और एकदम से वो चौंक कर खड़ी हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोकर बोली यस यस। अपना सीधा पैर उसने बड़ी तेजी के साथ धरती पर ठोका और बोला यस यस, ठीक है। चलो आगे। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोला। जब वो दूसरे कमरे में चली गई तब मैंने मदर टेरेसा से पूछा, क्या पूछा? कि आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती है? आप इस जर्मनी लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? तो बोली हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी। बोली कि हाँ, वो भी भगवान के लिए काम करती है और मैं भी। फिर प्यार क्यों ना हो? फिर हम दोनों के बीच में प्यार क्यों ना हो? मैंने नस्तर चुभाया। नस्तर मतलब होता है सुई, मतलब होते ना अपनी जवान की तीखी बाण चलाना, अपने जवान से तीखा पलनाना। तो उन्होंने कहा कि मैंने नस्तर चुभाया। ध्येय का मतलब होता है एम, एम पर आपका मतलब क्या गोल है, आपका क्या ध्येय है, आप क्या चाहते हो, आपका अंतिम मंजिल क्या है, इसको कह सकते हो, ठीक है। वो कहती है कि मैंने नस्तर चुभाया। लेखक कहते हैं मैंने फिर से तीखी बात कही, पर फ्रांस को हिटलर ने पद दलित किया था, यह आप कैसे भूल सकती हैं? वो कहते हैं आप कैसे भूल सकती हैं कि फ्रांस को हिटलर ने ही पैरों के नीचे कुचला था, यह आप कैसे भूल सकते हैं? हाँ, लक्ष्य, वेरी गुड बेटा युवराज सिंह, लक्ष्य को कहते हैं ध्येय।
नस्तर तेज था, मतलब उन्होंने जिस हिसाब से अपनी तीर छोड़ी बड़ी तेज थी। चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, कि उन्होंने जो बात बोली थी बड़ी तीखी बात बोली थी, लेकिन मदर का कलेजा जो था वो उससे छू नहीं सका। मतलब वो बड़ी ही आसानी से उस चीज को झेल गई। क्या कहती हैं कि हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी। हिटलर बुरा जरूर था, उसने लड़ाई छेड़ी, उससे इस लड़की का भी घर ढह गया। भाई उससे तो, उस लड़ाई से इस लड़की का भी घर ढह गया, ठीक है, और मेरा भी घर गिर गया, इसका भी घर गिर गया। हम दोनों एक है, हम दोनों की जो अछूता मतलब जिसे छुआ ना गया, हम दोनों की जो स्थिति है वो एक है, हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था। बड़े ही झूमते हुए अलग अंदाज में मदर टेरेसा ने ये बात कही कि जैसे मैं उनकी लड़की को छीन रहा था, और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। मतलब मैंने उनसे जो बात कही, एक ही बात में उन्होंने मेरी बोलती बंद कर दी, ठीक है। टटोला मतलब खोजना। चलो आगे क्या कहती है। मदर चली गई, मैं सोचता रहा मनुष्य के बीच मनुष्य ने कितनी दीवारें खड़ दी। जब मदर टेरेसा चली गई तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि आखिर मनुष्य के बीच में लोगों ने कितनी दीवारें खड़ी कर दी। हर प्रकार की दीवारें, ऊंची दीवारें खड़ी की, मजबूत फौलादी दीवारें खड़ी करी, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य और कितनी अजेय दीवारें। मतलब ऐसी ऐसी दीवारें खड़ी की कि किसी ने जाति के नाम पर दीवार खड़ी कर दी, किसी ने भाषा के नाम पर दीवार खड़ी कर दी, किसी ने बोली के नाम पर, किसी ने वस्त्र वेशभूषा, मतलब बड़ी अलग अलग तरह की दीवारें खड़ी कर दी, जिनको ना तोड़ा जा सकता है, ना गिना जा सकता है, और ना जिससे जीता जा सकता है, ठीक है। क्रिस्ट के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। क्या बताते हैं, जो क्रिस्ट के पिता थे वो जर्मनी के कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा व्रत लिया है। उसने अभी 5 वर्षों के लिए सेवा का व्रत लिया कि लोगों की सेवा करेगी। रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, जब एक बीमार स्त्री लेटी थी तो उसके गहरे काले बाल वो देखती है और वो कहती है कि तुम्हारे काले बाल मेरे पिता कैसे हैं, जैसे मेरे पिता के काले बाल है वैसे हैं। कहा कि वह स्मृतियों में खो गई। इतना बोलकर वो अपने पिता को याद करने लगी, उनकी यादों में खो गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्ट हूं। मुझे तब ऐसा लगा कि जैसे मैं ही क्रिस्ट हूं, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली, खोई, छली सी, और मेरी आंखें भर आई। मतलब उसको देख के ऐसा लगा, बताओ ये अपने माता पिता को छोड़ देकर अजनबी देश में आके ऐसे बैठी है, और उसको सोच के उन्हीं की आंखें भर आई। अजेय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके। लड़की मेरे आंसुओं में डूब गई, और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ दिया। मतलब वो लड़की आंसुओं में डूब गई और जल्दी से उसने रुमाल से आंसू पोंछ दिए। उसकी सदा हंसती आंखें नम हो गई, नम और नरम हो आई, पर जरा भी नम नहीं। मतलब उसकी जो हंसती आंखें थी वो थोड़ी सी शांत हो गई, नरम हो गई, पर उसने अपने आंखों में आंसू नहीं आने दिया। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसने पूछा कि जब तुम घर से आ रही थी तो तुम रोई थी? उसका भोला उत्तर था, ना, माँ बहुत रोई थी। मैं नहीं रोई, पर मेरी माँ बहुत रोई। फटी आंखें कुछ देर मैं उसे देखता रहा। मैं बड़ी बड़ी आंखों से उसको बहुत देर तक देखता रहा। तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। तब मैं बिस्किट खा रहा था तो मैंने कुछ बिस्किट उसको भेंट किए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू, तांगशु। मतलब वो एक शब्द को 3 भाषा बोलती थी, हिंदी, अंग्रेजी और फ्रांसी, ठीक है, फ्रेंच। तो उसने फ्रेंच नहीं, जर्मन भाषा में उसने 3 भाषा बोली, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू और तांगशु। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती वहां से भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मदर टेरेसा का मन था कि वो और बातें करे। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मतलब मैंने उनके हृदय और मन में चोर की तरह झांका कि शायद वो बात करना चाहती है। मदर, घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई? लेखक फिर प्रश्न पूछता है कि जब आप अपने घर से आई तो फिर आप वापस घर नहीं गई? तो मदर क्या जवाब देती है? तो कहती है, कभी मिलने जुलने भी नहीं, कभी मिलने जुलने भी परिवार से नहीं गई। तो कान अपना काम कर चुके थे, मतलब कान उनके अपना काम कर चुके थे, वाणी को अपना काम करना था, अब वो सिर्फ उनको जवाब देना था, ठीक है। तो वो क्या बोलती हैं कि पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी यह कहानी। मदर ने वो बात नहीं सुनाई, पर उन्होंने फिर एक कहानी सुनाई। क्या कहानी सुनाई? कि कई वर्ष हुए फ्रांस में एक विश्व भर के पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ। कई वर्ष पहले फ्रांस में सारे तांगशु, बेटा जर्मन में थैंक यू को बोलते हैं, तांगशु, ठीक है।
फ्रांस में विश्व भर के जितने भी पूजा ग्रह होते हैं ना, मतलब जितने पूजा पाठ वाले होते हैं, उनको बुलाया गया, इकट्ठा किया गया। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई थी। भारत में 2 मदर थी जो प्रतिनिधि होकर बनकर, मतलब भारत की ओर से वहां गई थी। वे फ्रांस की ही थी, उनके माता पिता फ्रांस में ही थे, वो फ्रांस की रहने वाली थी और माता पिता भी फ्रांस में रहते थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही, उनको ये बात पता थी कि बहुत सालों बाद उनकी पुत्रियां वापस आ रही। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आई, पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान ना पाई। दोनों की मम्मी आई कि हमारी पुत्रियां आ रही हैं, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन विचित्र की बात यह हुई कि उनकी मम्मियां उनको पहचान ही नहीं पाई कि भाई ये हमारी पुत्रियां हैं, और आपस में कहती रही कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछा और तब गले मिली, अंत में नाम पूछकर वो गले मिली। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उठते न उठते भाग गई, लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं बताई और अंत में वो चली गई। निश्चय ही उन दोनों अपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थी। निश्चय ही वो जो अनपहचानी 2 पुत्रियां थी उनमें से एक मदर टेरेसा थी। ठीक है मैम, कौन पूछ रहा है? लेखक पूछ रहा है बेटा, लेखक ये सारी बातें पूछ रहा है। बस इतना ही एक दिन में वो उनसे कहला सका, एक दिन में वो इतनी ही बातें बता सकी। घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान को फोटो भेज देती हूँ। कहने लगा घर से बहुत ज्यादा चिट्ठियां आती हैं तो मैं यहाँ की किसी जगह की उनको फोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए असह्य। मदर टेरेसा ने कहा तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो उठा। तो रोग बड़ी चरम पर था, रोगी एकदम बीमार पड़ा था। जब मदर टेरेसा उनको देखती है तो कहती है आज तुम्हारे लिए भगवान से विनती करूंगी कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। उस समय ऐसा लग रहा था मानो भक्त की श्रद्धा से ईश्वर स्वयं उतर रहा हो और पूरा माहौल जो था वो एकदम अलग ही चमक आ गया, उनके चेहरे पे एक अलग चमक आ गई थी। रोगी ने कहा कल भी करना मदर। तभी रोगी कहते नहीं कल भी करना मेरे लिए तुम प्रार्थना। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री, पर मिश्री के कूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती पर घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग हो तो मसूड़े तक को छील देती थी। मदर की जो भाषा थी वो बड़ी मीठी थी, मानो पूरी मिश्री से भरी हुई हो। ठीक है, मानो पूरी मिश्री से भरी, लेकिन वो मिश्री इतनी कड़क थी कि जल्दी वो घुलती नहीं थी और कभी कभी ज्यादा जोर देने पर मसूड़े छील देती। मतलब उनकी बातें तो बहुत सही रहती थी पर समझने में थोड़ा सा समय लगता था, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, बोली ना कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे ज्यादा अधिक कष्ट होगा। वो कहने लगी कल मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी जिसको कल सबसे ज्यादा कष्ट होगा। ठीक है, जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौन गया। जैसे वो ये बात बोली तो जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों के सामने जल गया, मेरी आंखें चौंधियाने लगी। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा, बहुतों को धन से पाते देखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कि मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा, मतलब कोई बहुत सुंदर है, किसी के पास बहुत धन है और किसी के पास बहुत सारे गुण पाते देखा, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों के देखा कि अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। मतलब आज मैंने पहली बार ऐसा देखा कि जो दूसरों के लिए अपनी पीड़ा को भी भूल जा रहा है, दूसरों की पीड़ा कम करने के लिए सदा सबसे आगे रहता है, उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। अब यहाँ पर आती है हमारी तीसरी मदर, कहते हैं ऊपर के बरामदे में एक मैंने जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, मतलब इंसान को मक्खी नहीं, मक्खी को इंसान बना दे, ऐसी जादू पुड़िया। होम की सबसे बुढ़िया सबसे पुरानी जो थी मदर मार्गरेट। कद इतना नाटा, मतलब छोटी हाइट की थी कि उन्हें गुड़िया कहा जा सकता, उनको गुड़िया कह सकते थे, एकदम छोटी गुड़िया की तरह थी। ठीक है, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती थी। उनकी चाल बड़ी चुस्त थी। ठीक है, कदम में बड़ी तेजी थी, व्यवहार में मस्ती थी। हंसी उनकी यूं कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी, और ऐसा हंसती थी मानो जैसे मोतियों की प्रभाषित, बेटा जो कह सकते हो तेज हो, चमक हो। ठीक है, जिसको परिभाषित करना भी मुश्किल कह सकते हो, ऐसे। ठीक है, खुल पड़ी, काम यूं कि मशीन मात माने, और इतना तेजी से काम करती थी जिसमें मशीन भी पीछे पड़ जाए। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी नहीं है। भारत में 40 वर्षों से वो लोगों की सेवा कर रही थी जैसे उनको जीवन में और कुछ करना ही नहीं है। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम में पाला जीवन। ठीक है, ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया था जो ऐशो आराम से जीवन जी रहा था। कहने की बेचारे को आदत, सहने का उसे क्या पता, हमेशा वो
बातें बताता था, वो सह तो पाता नहीं था कुछ, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देख कर आता है, पर जो तकलीफ होती है वो सामने वाले इंसान की क्षमता को नहीं देखता कि भाई ये बड़े ही ऐशो आराम से रहने वाला है, इसको कष्ट ना हो। मदर मर जाऊंगा, वो चिल्ला रहा था कि मैं मर जाऊंगा। उसने विहल होकर कहा, बड़ी ही परेशान होकर तेजी से कहा। वातावरण चित्कार की विहलता से भर गया, वातावरण चिल्लाने की आवाज से भर गया था। पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई, पर वो हंसती रही, उनकी हंसी रुकी नहीं। बेटा रुक जाओ, मैं पढ़ा लूं, फिर मैं सारी चीजें बता दूंगी आप लोगों को। मदर तीनों को बोला गया, यहां पर मदर तीनों का नाम दिया गया। रेसलिंग का मतलब लड़ाई करना होता है। बोली कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, सब कुछ, कल समथिंग, कुछ कुछ, और बस तब नथिंग करें। आज जितना है बहुत है, कल थोड़ा रहेगा, किसी दिन कुछ भी नहीं रहेगा। और वह इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता, कोई और होता तो खिसिया जाता कि बताओ बीमार चिल्ला रहा है और ये हंस रही है। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्त से उभरती रोगिणी। तभी उन्होंने एक रोगी को देखा, बड़ी चिंता के साथ बैठी हुई थी, ठीक है। जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी जी उठी, और जोर से ऐसे चुटकियां बजे, देखो 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 देखो, ये ठीक हो गई, ठीक हो गई, ठीक हो गई। रसलीन मतलब उसी में खो जाना, रस में डूब जाना। यह है उनका जी उठी मतलब जी उठी मतलब वो देखो ठीक हो गई, ठीक हो गई। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत। कहने लगा कि यह अनुभव कितना चमत्कारी था कि यहाँ जो जितनी बूढ़ी मदर थी, जितनी भी बूढ़ी नर्सें थी, वो उतनी ही अधिक उत्फुल्ल रहती थी, मतलब उत्साहित रहती थी, मुस्कानमयी रहती थी। और यह किस दीपक की ज्योत, आखिर ये कौन से दिए की ज्योत है, ठीक है। जागरूक जीवन की, इस जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, या अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। उन्होंने कहा कि भाषा की जो ये भेद रहे वो हमेशा रहेंगे, लेकिन जो ये ज्योत जल रही है एकता की, एकाग्रता की, वो कभी नहीं बुझने वाली, ठीक है। सिस्टर क्रिस्टेल्ड का तबादला हो गया। तभी क्या होता है, जो सिस्टर क्रिस्टेल्ड होती है, जो सबसे जवान होती है, उनका ट्रांसफर हो जाता है। अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेंगी। कहां काम करेंगी? धानी के भील सेवा केंद्र में। उस जंगली जीवन में यह कपूरिका, कपूरिका मतलब कपूर की तरह सुंदर, कपूर की तरह कोमल और सफेद। कपूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त कुछ भी दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं। ये कैसे काम करेगी, लेकिन वो अपने काम में इतना लीन है कि उसको लगता है बस ये सब काम करके उसको स्वर्ग मिल जाएगा, और वो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती और फुदकती। यहां से जाने का उसे विषाद नहीं, उसको कोई दुख नहीं था। एक एक नई जगह देखने का भाव उसके रोम रोम में, पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था। वो बड़ी खुश थी कि मैं नई जगह जाऊंगी, पर लेखक कहता है मुझे उसका जाना मुझे अंदर से कचोट रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई, वो आई और फिर दूसरे रोगियों से मिलने चली गई, ठीक है। फिर इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा कोई लाख उलझे उसे किसी में उलझना नहीं, मतलब कोई कितना भी परेशान हो उसके लिए, लेकिन वो किसी में उलझना नहीं चाहती। निर्लिप्त मतलब उसी में लगे रहना लगातार। और तब सिस्टर क्रिस्टेल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निस्संग, निर्लिप्त, निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया, मतलब उनका सारा जीवन उनके आंखों में बस गया। और मैंने आप कहा कि सिस्टर क्रिस्टेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में लेकर कृतार्थ हुई। कि हमने तो गीता को गले में रखा, पर तुमने तो उसको अपने जीवन में ही उतार लिया। तो ये था हमारा रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ये रहे बेटा उसके सारे शब्दार्थ। जैसे परिचारक का मतलब रोग की अवस्था में सेवा करने वाला। 45 वसंत देखी, आयु 45 वर्ष के लगभग थी। अरुणोदय की रेखाओं से मतलब होता है, अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित मतलब लालिमा युक्त, जिसके चेहरे पे लालिमा हो, ठीक है। लंबा मुंह, उदास चेहरा, अधिनायक शासक, चांदनी चर्चित, अत्यंत और गौरवर्ण, बिना प्रसव के मां मदर की उपाधि धारण करने वाली। प्रौढ़ मतलब नर्स, ठीक है। योगक्षेम, यहाँ आशय है कि साधारण जीवन निर्वाह करने वेतन। दुहिता का मतलब पुत्री होता है। नस्तर चुभाया, मर्म को टटोला। पूजा ग्रहों की साइयों का धार्मिक स्थान, ठीक है। कामरूप, आसाम का पुराना नाम है, ठीक है। कर्पूरिका मतलब कपूर जैसी गौर वर्ण वाली। तबादला मतलब स्थानांतरण। विषाद मतलब दुख। उत्फुल्ल, उत्साहयुक्त, प्रफुल्लित। ये आपके वर्ड मीनिंग है, जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर आपका ये आ जाता है, उनका जीवन परिचय दीजिए या फिर उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए या साहित्यिक परिचय दीजिए, ठीक है। तो आपको यहां से
अब जैसे हमने जीवन परिचय की बात करी ना, अब कैसे लिखना, देखो यहां पे लिख के आई हूं, ये पूरा उनका जीवन परिचय, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्टार्टिंग में संक्षिप्त परिचय लिखना है बॉक्स में, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में संक्षिप्त परिचय लिखना है और फिर साहित्यिक योगदान से आप शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? साहित्यिक योगदान से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, राजीव की बुक से पढ़ाती हूं मैं। हाँ जी, पूरा चैप्टर हो गया, चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है। जैसे यहां पर साहित्यिक योगदान दिया हुआ है, फिर यहां पर इनके अलग अलग पत्रकार वगैरह, ये देखो रचनाएं के बारे में, रेखा चित्र, लघु कथा, संस्मरण, ये आपको इसी बार मैं नोट्स में ले आई हूं, जिन बच्चों को दिक्कत है नोट्स देखेंगे हो जाएगा, ठीक है। फिर संपादन में क्या रहा, और साहित्य में स्थान क्या था, यहां से इसका अंत। फिर हमारे आ जाते हैं प्रश्न उत्तर, जैसे आपका पैराग्राफ दे दिया और कुछ लाइनें अंडरलाइन कर दी। अब इसमें पहला क्वेश्चन आता है आपका, उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए, तो क्या बोलेंगे, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और इसके पाठ का नाम रॉबर्ट नरसिंह होम है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है, मनुष्य मनुष्य के बीच दीवारें किसने खड़ी करी, लेखक के अनुसार मनुष्य मनुष्य के बीच दीवारें मनुष्य ने ही खड़ी की है, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे करके आप सारे क्वेश्चंस यहां पर कर सकते हो। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चंस यहां पर मैंने दिए हुए हैं। वीडियो कॉल कर लिया जाए, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल। हाँ जी भाई, अब बताओ किसको क्या तकलीफ है। ये साहित्यिक परिचय बता दिया, मर्म मतलब मार्मिक, हृदय से, मन से। इस चैप्टर हमको ये सिखाता है कि हमें दूसरों की सेवा में लगे रहना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला कौन है, कितना बड़े घर का है, कितने छोटे घर का है, यही सारी चीजें, ठीक है। देखो भाई, मैं नहीं कर रही हूं वीडियो कॉल, वीडियो कॉल हमारे ये वाले भैया कर रहे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। नैन तेरे नैन मेरे, भागे मन, अयो नीचे 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 नीचे। हेलो, हेलो, कौन आया भाई? तबस्सुम, हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल?
भूमिका, तबस्सुम, अब आ ही नहीं रहा है बेटा। मैंने सबको किया है, वो भैया ने सबको कर दिया है। हेलो भूमिका, दिखी दिखी, थोड़ा सा दिखी, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। हेलो उन्नति, बोल रहे हो आप लोग? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। आवाज, हेलो, आवाज नहीं आ रही। नहीं हो रहा क्या? हेलो 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 हेलो, शो ही नहीं कर रहा। अलवीरा, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस क्लास में तो मेरे को लग रहा है नहीं हो पाएगा, रहने दो, नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में करते हैं, हम लोग होमवर्क देख लेते हैं, ठीक है? नहीं हो रहा है तो ये सारे इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसके आंसर भी है, ठीक है? आप लोगों को करना होमवर्क है, सभी प्रश्नोत्तर करें, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, डन, ठीक है? तो पता नहीं क्यों चल ही नहीं रहा है, ठीक है? बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आफ्टर क्लास में कमेंट में देख लूंगी, आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा, फिर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगी, ठीक है? जो भी दिक्कत होगी। चलो भाई लोग, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली बार अगली क्लास में, ठीक है? तब तक ले नमस्कार, टाटा बाय बाय, साइनारा, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे। और बेटा सॉरी वीडियो कॉल नहीं हो पाई, पर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। टेलीग्राम में बता देती हूँ, हिंदी बाय पूजा मैम, भाई पहले बता रही हूँ, हिंदी बाय पूजा मैम, आप ऐसे डालोगे विदाउट एनी स्पेस, आ जाएगा, ठीक है? मेरी फोटो लगी होगी प्यारी सी, इसको डालोगे आ जाएगा, ठीक है? हिंदी बाय पूजा मैम डालोगे।